हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एकाग्रता सी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल के सेशन में हम लोगों ने ऑडिट का सितंबर 25 का पूरा पेपर डिस्कस कर लिया था और जैसा आपको मैंने कहा था, आज हम लोग करने वाले हैं लॉ का हमारा जो एकदम जबरदस्त वाला खतरनाक वाला पेपर था, उसको आज पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, है ना। जैसा आप जानते हो कि ऑडिट का भी एमसीक्यू और लॉ का भी एमसीक्यू हम लोग अलग सेशन के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि लॉ के एमसीक्यू के काफी सारे सॉल्यूशंस आप लोगों के पास में ऑलरेडी हालांकि आ चुके हैं। तो हम लोग इस सेशन के अंदर आज बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव वाला जो पूरा पोर्शन है उसमें क्या आंसर्स होने चाहिए बराबर से। तो चलिए जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैक्सिमम जैसा मैंने आपको कहा था टाइम सेव करने के लिए पेपर में ऑलरेडी पॉइंट्स जो भी है वो मैंने लिख दिए हैं। तो हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कहां से क्या आंसर इसका बनने वाला है। चलिए जी, तो बच्चे लोगों तैयार हो जाइए। और सितंबर वालों के लिए तो चलो है ही ये, जनवरी में एग्जाम देने वाले भी इस पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे भाई, क्योंकि जैसा कहा भी जा रहा है यार, अब तक का सबसे खतरनाक पेपर, क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हुए भी लेंथ क्वेश्चन की जो कि बहुत ज्यादा है, तो उसको करने में बट ऑब्वियस है कि टाइम जरूर लग ही जाता है। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग बच्चे लोगों, ये सेक्शन नंबर 135 हमारा सीएसआर से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला कंपनी हमारी हो गई है जो इनकॉर्पोरेट है यूएसए के अंदर, शिकागो यूएसए के अंदर ये रजिस्टर्ड है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। 10 अप्रैल को उन्होंने कमेंस किया है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया थ्रू इट्स ब्रांच एंगेज इन इट्स मैन्युफैक्चर और फ्लाई ऐश ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो है वो इतना खतरनाक तरीके से किया गया है। द ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच हैव बीन ग्रोइंग इन द फास्ट पेस। ठीक है भाई, द टर्नओवर ऑफ द ब्रांच, अब 31/3 तक का अगर उनका टर्नओवर देखा जाए तो पिछले 3 सालों का आपको टर्नओवर इन्होंने यहां पे दे दिया है। ठीक है, एज पर द डेटा अवेलेबल द ब्रांच वर्क बेस्ड ऑन द 20% उनका प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो चलता है, ये इन्होंने अपने को दिया है। नाउ मिस्टर रमेश, वन ऑफ द डायरेक्टर हैज एडवाइज्ड द ब्रांच टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसआर and to form CSR committee as well for the financial year 25-26। वो ये कह रहे हैं CSR हमारे ऊपर लग रहा है। ब्रांच अपोज करती है कि एंड हैज सबमिटेड द ऑल दो सीएसआर प्रोविजन भले हम पे लग रहे होंगे, लेकिन हमको सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, ये उनका बोलना है। तो ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही कर लेंगे। तो कंसिडर करके आपको ये बोला है कि भाई बताओ क्या होना चाहिए इसके अंदर, लगेगा नहीं लगेगा, सीएसआर कमेटी चाहिए नहीं चाहिए। तो बच्चे लोगों, सबसे पहले तो हम ये देखें कि यार सीएसआर इनके ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर जैसे टर्नओवर रिक्वायरमेंट और अपन लोग क्या देख लेते हैं बच्चों, कैपिटल टर्नओवर हमने देख लिया और नेटवर्क टर्नओवर हमने देख लिया, और उसके अलावा हम देखते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, तो टर्नओवर जो अपने को दिख रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अपने को देखना चाहिए, जो हमको लिमिट से कम ही दिख रहा है, तो टर्नओवर वाइज तो इस पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट चेक किया जाए बच्चे लोगों, तो ये कह रहे हैं यार 20% का मार्जिन है ना। तो पहले अपने को सीएसआर कब एप्लीकेबल होता है वो रिक्वायरमेंट लिख देनी चाहिए, तीनों रिक्वायरमेंट हमारी आ जाएंगी। वो आने के बाद में अब हमने कहा कि भाई हाँ 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ये कमाते हैं, तो 85 करोड़ का अगर 20% किया जाए बच्चों तो 17 करोड़ यहां पे आ रहा है। इट मींस इन पर सीएसआर एप्लीकेबल तो है, तो ये हमारा सीएसआर एप्लीकेबल हो गया। अब सवाल आता है कि सीएसआर कमेटी बनानी है कि नहीं बनानी है बच्चे लोगों। उसके लिए सीन ये था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर 50 लाख से कम का ही सीएसआर अमाउंट है बराबर से, तो हमको सीएसआर कमेटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड खुद ही ये काम कर लेगा बराबर। अदरवाइज अपने को सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। अब सवाल है उसके लिए देखना है कि सीएसआर का अमाउंट कितना आ रहा है। तो आप लोग जानते हो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसका 2% करना है। तो 20% के मार्जिन से आपको क्या करना चाहिए था, ये तीनों का हमने निकाल लिया प्रॉफिट मार्जिन, तो ये इनका आ गया प्रॉफिट बच्चों 15, 13 और 17। इसका जब एवरेज किया हमने तो निकल करके आया 15 करोड़। अब 15 करोड़ में भी नहीं करना है, 15 करोड़ का 2% बच्चों जो अपना एप्लीकेबल एक्सपेंडिचर होता है, तो वो जब करेंगे तो वो निकल करके आएगा 30 लाख रुपए, जो लेस देन 50 लाख है। इसीलिए हमको यहां पे सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इट मींस कि हाँ भाई, पहली चीज कह रहे हैं कि क्या सीएसआर लगेगा, यस सीएसआर तो लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यस ठीक है। सीएसआर जो है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन सीएसआर कमेटी नॉट रिक्वायर्ड ऑफ सीएसआर कमेटी, ये हमको नहीं चाहिए, बोर्ड खुद ही कर लेगा, क्योंकि 50 लाख से कम का एक्सपेंडिचर है, तो वो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो खुद ही कर लेगा बच्चे लोगों की, अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था।
ठीक है, बराबर बात समझ में आया आप लोगों को। तो सीएसआर का ये क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से होने वाला है, थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, देन उसके बाद कैलकुलेटिव पार्ट सारा आ जाएगा और देन हम आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फॉरवर्ड ट्रॉपर्स लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरिएबल प्रोडक्टिव गियर एंड एक्सेसरीज इंक्लूडिंग हेलमेट शील्ड फॉर सप्लाई ऑफ द आर्म फोर्स इन द कंट्री। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ सिक्योरिटी ट्रॉपर्स लिमिटेड। मतलब ये हुआ बच्चों की कंपनी जो है वो तो ये रही, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और यहां दे रखा है इट इज अ सब्सिडरी ऑफ सिक्योरिटी ट्रॉपर्स लिमिटेड, मतलब ये जो है ये होल्डिंग कंपनी है और ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड जो मेरे ऊपर कंपनी है उसी का फाइनेंशियल पोजीशन अपने को दे रखा है बच्चों। 1145 करोड़ का शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, देन इनका लोन है और देन इनके क्रेडिटर्स हैं। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फॉरवर्ड ट्रॉपर्स लिमिटेड हैव प्लान अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाह रहे हैं टू फैसिलिटेट द परचेज ऑफ इट शेयर टू इट्स एम्प्लॉइज। सेक्शन नंबर बच्चों मैंने लिखी दिया है 67 यहां पे काम करता है। अब किस फॉर्म में देना चाह रहे हैं? सबसे पहला क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट को देना चाह रहे हैं विच वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेज ऑफ शेयर ऑफ फॉरवर्ड ट्रॉपर। दे सकते हैं, एक स्कीम बनानी पड़ेगी आपको एसआर पास करके। अगर आप एक एसआर पास करते हैं, स्कीम बनाते हैं तो दे सकते हैं। हेल्प ऑफ लोन 110 करोड़ का लोन देना चाह रहे हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टी देयरइन वुड परचेज द शेयर वर्थ अबव मेंशन अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए पास करना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन। एक और कंडीशन है, कंडीशन हमारी ये है बच्चे लोगों कि ये जो शेयर परचेज के लिए हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे वो कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस के 5% की वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% ऑफ द कैपिटल एंड रिजर्व। तो 1145 करोड़ की हमारी कैपिटल, 1012 करोड़ का ये देखो हमारा रिजर्व आ गया बराबर से, तो इनका टोटल लगाया जाए तो 2157, इसका 5% यानी कि बच्चों 107.85, तो 110 करोड़ का जो आप कह रहे हैं ये परमिसिबल नहीं होगा भाई, है ना। परमिसिबल तो होगा। तो वैलिडिटी ऑफ डिसीजन बाय द बोर्ड टू फॉरवर्ड ट्रॉपर टू प्रोवाइड लोन 110 करोड़ का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो मैक्स लिमिट जाएगा बच्चों वो 107.85 ही जाने वाला है। 5% से एक्सीड नहीं दिया जा सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्स 5% ही अलाउड है, इसीलिए ये परमिसिबल नहीं होगा। 107 तक आप देते हैं तो परमिसिबल है। एसआर वैसआर पास करिए, स्कीम बनाइए और दे दीजिए, ठीक है। सेकंड वाला है बच्चे लोगों टू प्रोवाइड लोन डायरेक्टली एम्प्लॉय को दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। 6 मंथ की सैलरी के बराबर दे सकते हैं आप, तो उनको 5 मंथ की सैलरी के बराबर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए तो भी सही है, तो ये हमारे लिए परमिसिबल है, समझ रहे हैं। तो मिस्टर स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द डायरेक्टर हैज आल्सो अप्रूव, वो कह रहा है फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन वो सेकंड वाला कह रहा है सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्यों नहीं? एक चीज बहुत बढ़िया बच्चों यहां पे देखना, इसमें हम जो एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हैं वो शेयर सिक्योरिटी ट्रॉपर्स के खरीदने के लिए दे रहे हैं। मतलब एम्प्लॉय तो हैं वो फॉरवर्ड ट्रॉपर्स के, लेकिन होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए दे रहे हैं बच्चों, परमिसिबल है। सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप लोन दे सकते हो, अप टू 6 मंथ सैलरी एम्प्लॉयज होने चाहिए अदर देन केएमपी और डायरेक्टर्स, अप टू 6 मंथ सैलरी, फुल्ली पेड अप शेयर फॉर द शेयर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के शेयर्स के लिए भी अलाउड है, तो ये बिल्कुल परमिसिबल है, ये वैलिड रहेगा बच्चों, ये दिया जा सकता है। पहला वाला जो है वो भी दिया जा सकता है, लेकिन 107.85 हमारी लिमिट हो जाएगी, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बराबर क्लियर हो गया। तो ऐसे इसका आंसर बच्चों हमारा बनने वाला है। चलिए जी, तो वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब वैलिडिटी, अच्छा कंटेंशन जो है, एक मिनट भाई उल्टा हो जाता, अभी कंटेंशन जो उनका है कि नहीं वैलिड नहीं है और वो नहीं है, ठीक है, वो नॉट वैलिड है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बच्चों, हैवी लोडर्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोडर व्हीकल यूज्ड फॉर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पर्पस। इट इज प्लानिंग टू एक्सपांड बिजनेस आउटसाइड ऑफ इंडिया and has come to the contact of Mr. Fred, an American citizen working as an agent of company planning to secure business in USA. Mr. Fred has informed the director of Heavy Loaders Limited that other Indian company engaged in the commercial construction business has a requirement of 25 loader vehicle for its wholly owned American subsidiary company. Okay. मतलब मिस्टर फ्रेड ने उनको इन्फॉर्म किया है कि डायरेक्टर्स ऑफ हैवी लोडर्स लिमिटेड को कि एक अनदर इंडियन कंपनी है जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, उसको 25 लोडर व्हीकल चाहिए उनकी होली ओन अमेरिकन सब्सिडरी कंपनीज के लिए। तो हैवी लोडर्स लिमिटेड सप्लाइड द रिक्वायर्ड लोडर व्हीकल विद एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ $350,000 इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द सेम वर्थ इन द अमेरिकन कंपनी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
Mr. Fred has asked for an export agent commission of 15% of the invoice value of goods supply from Heavy Loaders Limited, to which Heavy Loaders have refused to payment on the ground that maximum commission जो है वो 10% ही हो सकता है, ऐसा उनका बोलना है। तो कंसिडरिंग द प्रोविजन आपको बताना है बच्चों सबसे पहले तो कि भी वेदर द अबव ट्रांजैक्शन और सप्लाइंग मशीन इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। यस आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की एक लिस्ट पढ़ते हो बच्चों तो उसमें पेमेंट ऑफ कमीशन पे बाउंड है, लेकिन पेमेंट ऑफ कमीशन के आगे लिखा हुआ है कि जब आप इस तरह का एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी गुड्स सेंड करते हो बाहर अगेंस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं आप लोग, अपन ने एक लाइन पढ़ी हुई है, उस पर जो कमीशन पे कर रहे हैं, अगर हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को पे कर रहे हैं तो उस पर प्रोहिबिशन कमीशन पे लगा हुआ है, एक्सपोर्ट पे नहीं है। समझिएगा, उस लाइन में क्लियर दे रखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बकायदा मतलब आप जो गुड्स दे रहे हैं, मतलब आप जो गुड्स यहां से सप्लाई कर रहे हैं उसके बदले में हमारे पास में इक्विटी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मतलब वहां की इक्विटी हमारे पास में आ रही है, तो परमिसिबल है ना। इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बिल्कुल परमिसिबल रहेगा, तो ये तो हमारा 100% परमिसिबल है। अब सेकंड नंबर आता है कि तो ये तो यस, वेदर रेट ऑफ एक्सपोर्ट एजेंट कमीशन वो कह रहा है कि भैया 10% ही होगी। देखो ऐसी कोई लिमिट दे नहीं रखी है बच्चों, सुनना सर वो 10% की पहले तो कमीशन प्रोहिबिटेड ही है। कमीशन बच्चों अपन यहां पे मिस्टर फ्रेड को पे कर रहे हैं। कमीशन अगर होली ओन सब्सिडरी कंपनी के को ही हम वहां से, हमारी होली ओन सब्सिडरी को हम यहां से भेजते, बराबर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अपने को क्या दे दिया, जिस कंपनी को हम दे रहे हैं वो अपनी होली एंड सब्सिडरी को दे रही है, हम अपनी होली एंड सब्सिडरी को नहीं दे रहे हैं, तो उसको कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन तो मिस्टर फ्रेड का है, ठीक है। अच्छा 10% वाला पॉइंट इन्होंने कहां से ले आया, आपको याद हो तो टोबैको टी लीव्स के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि 10% अलाउड है कमीशन, ठीक है, तो वहां उस पॉइंट के ऊपर 10% लिखा हुआ है। बाकी ऐसी कोई लिमिट जो है वो एक्सपोर्ट एजेंट के लिए कोई बना नहीं रखी है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैक्सिमम 10% देना पड़ेगा, तो दिया जा सकता है एज पर एग्रीमेंट, एज पर आरबीआई रूल्स, परमिशन लेकर के अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये इसके आंसर में जाना चाहिए कि ऐसा कोई 10% मैक्स वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं, बराबर। तो थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। ये वाला फेमा का जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट टाइप का इन्होंने बना दिया है, कई सारी चीजें मिक्स करके लिख दी ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर क्रिएट हो जाए इजी क्वेश्चन बनाने की जगह। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है बच्चे लोगों, यहाँ पे ऑटम एंड स्प्रिंग लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल डिजाइनर गारमेंट फॉर मैन एंड वुमेन वेरियस फेस्टिवल एंड ओकेजन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2023 में हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल 200.56 करोड़, यार इस बार बहुत अजीब अजीब पता नहीं किधर से लाए, रिवोल्यूशन 75.45 करोड़ फाइनेंशियल ईयर, मेंबर्स होल्डिंग शेयर कैपिटल 36.52 करोड़, जॉइंटली अप्लाइड फॉर कॉलिंग ईजीएम कॉल करना चाह रहे हैं। ईजीएम के लिए बच्चों 10% चाहिए, 10% तो 200 का अगर देखें तो 20 हो गया, 20 हो गया, और ये 36 वाला है, तो बिल्कुल ही डिमांड कर सकते हैं, अर्जेंट मैटर। In this connection, request by the above member are validly presented to the board of directors। एक 7 को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। डायरेक्टर्स ने 24/7 तक कोई भी किसी तरह का भी मीटिंग बुलाने का डिसाइड नहीं किया, डिड नॉट पे हिट द अबव रिक्वेस्ट, चॉइस 7। अब हमारी रिक्वेस्ट करने के बच्चों 45 डेज में दे हैव टू कॉल मीटिंग, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, 21 डेज में उनको मीटिंग का नोटिस प्लान कर लेना चाहिए नोटिस देने के लिए। जो एक साथ से 24 दिन हो गए लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब कब वो नोटिस देंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट खुद उस मीटिंग को बुलाना चाह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 100 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम जानते हैं। Requesters provided a notice signed by only one of them being duly authorized by the other of the said meeting। ईमेल से उन्होंने भेजा but did not attach explanatory statement, उन्होंने अटैच नहीं किया है towards special business to be transacted, although reason for the same were mentioned in the notice। रीजन उन्होंने दिया लेकिन explanatory statement नहीं दिया है। सोहन लाल one of the shareholder who become member of the company on 10/7 को 10/7 को 1/7 को, ठीक है, 10/7 को, ओके ओके ओके, रेज्ड एन इशूइंग रिगार्डिंग द लीगलिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ इट्स नोटिस वाज नॉट मेल्ड टू हिम, कि मुझे मेल नहीं मिला है। रेफरिंग टू द प्रोविजन, आपने से पूछा है बच्चों, वेदर द अबव रिक्वेस्ट बाय द मेंबर वाज एडिक्वेट टुवर्ड्स कॉलिंग ईजीएम बाय द रिक्वेस्ट। यस बिल्कुल सही है, 10% उनके पास में है तो यस दे कैन कॉल, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल इन लोगों के पास में 10% है तो उनका रिक्वेस्ट करना तो एब्सोल्युटली वैलिड है। Whether signing on the notice by only one of the requisitionist and not, अच्छा पहली चीज अब इस पे बात कर लेते हैं बच्चों। सेक्शन में बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये साइन जो उस पे होंगे वो सारे रिक्वेजिस्ट भी कर सकते हैं, और सबने अगर ऑथोराइज किया हुआ है तो कोई एक जना भी सबके बिहाफ पे साइन कर सकता है, अगर सबने उसको ऑथोराइज किया हो तो ये तो परमिसिबल एक का साइन करना।
नॉन अटैचमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज मैंडेटेड अंडर 102 हैव एनी इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अफोरसेड नोटिस। बच्चों सुनना, अब इसको लेकर के मुझे लगता है दो तरह के आंसर बन सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वैसे तो अटैच करना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो फिर वो नोटिस ही वैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसा अपना रूल है 102 के हिसाब से। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और आता है, अगर LIC वर्सेस एस्कॉर्ट के केस का रेफरेंस दिया जाए जो अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, दे रखा है आप लोगों को, तो उसमें कोर्ट का बोलना है कि अगर मेंबर्स मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहा है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अटैच एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बाय देम। वो कंपनी अपने मेंबर्स को देगी यार, ये कंपनी को थोड़ी देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है ICS के ऊपर कोई अल्टरनेट आंसर दो बना दे, LIC वर्सेस एस्कॉर्ट को फॉलो करोगे तो एक्सप्लेनेटरी की जरूरत नहीं है, अदरवाइज देना पड़ता है, तो मे बी इसका अल्टरनेट आंसर कोई बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो जो कह रहा है सोहनलाल की उसको नोटिस नहीं मिला, भाई एक्सीडेंटल ओमिशन जो है वो वाला पॉइंट अपन लिख देंगे कि अगर किसी को एक्सीडेंटल ओमिशन है तो उस बेस पे मीटिंग को हम इनवैलिड ट्रीट नहीं करेंगे, ये अपने को बच्चों मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स इसके अंदर अपने बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Sridhar Bookmarks Limited, public limited company engaged in the publication of books related to labor and industrial laws in planning to raise 10 crore from the public upcoming project के लिए शेयर इशू करना चाह रही है। Sridhar Bookmark has assigned to different merchant banker JFG and Associates and Bull Investment Limited to act as intermediary for 60% of the above fund, okay, and rest to the directly issue उन्होंने कुबेर को कर दी, इन्वेस्टमेंट बैंकर को, who intend to offer the share for sale OFS के थ्रू वो पब्लिक को बेचेगा थ्रू इनवाइटिंग बिड अबव फ्लोर प्राइस एट द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, OFS के थ्रू बेचना चाह रहा है, ओके। नाउ JFG एंड एसोसिएट, मतलब दो लोगों को इन्होंने शेयर दिया है बच्चे लोगों को, इश्यू हाउस के थ्रू जो अपन इश्यू करते हैं शेयर को, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जिसको अपन कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो JFG एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म और उनको शेयर अलॉट किए 4 करोड़ के बराबर से, और एक 4 बुक दिए और वो आगे रिटेल इन्वेस्टर को सेल करेंगे। बुल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अलॉटेड इक्विटी शेयर 2 करोड़ है और उनको भी सेम डेट के ऊपर ये शेयर जो है वो अपन ने दिए हैं। अब आप लोग जानते हो सेक्शन की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि इनको जब अलॉट किया जाए वहां से 6 मंथ्स के अंदर इनको पब्लिक इश्यू करना होता है, आप लोग जानते हो, और होल कंसिडरेशन नॉट रिसीव बाय द कंपनी ऑन दैट टाइम होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट से आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑफर डॉक्यूमेंट JFG जो है उसने तो इश्यू किया 10/10 को, अब बच्चे लोगों को 1 अप्रैल को दिया है तो यार 30 सितंबर तक ये पब्लिक को चला जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 10/10 को दिया तो नॉट वैलिड है। फिर दूसरे वाले ने 25/9 को दे दिया, बिल्कुल सही है, 25 सितंबर को दिया गया, 30 सितंबर तक का टाइम था, तो ये वाला जो है बुल इन्वेस्टमेंट का वो तो वैलिड है, सही दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा तो ऑफर डॉक्यूमेंट बुल इन्वेस्टमेंट वाले केस में साइंड बाय ओनली 1 डायरेक्टर, गलत है बच्चों। अगर कंपनी है तो बट ऑब्वियस है कि हाफ डायरेक्टर्स के साइन तो होने ही चाहिए, क्या बोलते हो, 1/2 ऑफ द डायरेक्टर, और पार्टनर होते तो 50% ऑफ द पार्टनर्स हैव टू साइन, ठीक है। तो दोनों की एक एक गलती है, एक ने 6 महीने वाला टाइम सही नहीं लिया है, दूसरे वाले ने साइन प्रॉपर नहीं किया है, बोथ द इंटरमीडिएटरीज हैव पेड ऑफ द फुल कंसिडरेशन। तीसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों, आपने को पता है पब्लिक, इन्होंने बोला है फुल कंसिडरेशन टू श्रद्धा लिमिटेड टिल डेट ऑफ ऑफर टू पब्लिक, जबकि पब्लिक ऑफर जाने के बाद पूरा पैसा आना चाहिए, इन्होंने पहले ही पूरा पैसा दे दिया है, तो यहां थोड़ा सा पंगा है। मिस्टर कुबेर टू होम, अच्छा अब वो जो बचा हुआ 40% वाला भाई था भाई, तो ये तो सेक्शन 25 से जा रहा है बच्चों आंसर, और दूसरा वाला अपना सेक्शन 28, कुबेर टू होम 40% शेयर बैलेंस शेयर वर इशूड, उसने आगे पब्लिक को इशू किया ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू OFS से बच्चों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ श्रद्धा बुकमार्क हैव oppose such offer document claiming that same does not contain the name of the person or entity bearing the cost making। तो अपने को पता है OFS में अपने को उस बंदे का नाम देना पड़ता है जो कॉस्ट बियर कर रहा है, आप लोग जानते हो OFS में कॉस्ट बियर कर रहा है मतलब किसके शेयर है वो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है, बात तो सही है, ठीक है, नेम आपको देना चाहिए था। तो पहले नंबर पे बोला है वेदर द ऑफर फॉर सेल मेड बाय इंटरमीडिएट इज JFG एंड बुल इन्वेस्टमेंट इज वैलिड एट लॉ। अब दिक्कत है इनवैलिड में जा रहा है क्योंकि सेक्शंस तो पूरे नहीं हो रहे हैं, बस इसमें एक पंगा है बच्चे लोगों, उसमें हो सकता है कि ऐसा आंसर बन जाए कि इन्होंने ऑलरेडी इशू कर दिया है, ठीक है, अब इन्होंने तो कर दिया और पब्लिक इशू भी हो गया है। अब पब्लिक इशू होने के बाद पब्लिक इशू कैंसिल थोड़ी होता है, आज से पेनल्टी लग जाए इनके ऊपर, बाकी थोड़ी होने वाला है, तो वहां जाकर के पंगा है कि किस तरह का आंसर बनता है। अदरवाइज दोनों ने एक एक गलती करी है, ठीक है, और दूसरी गलती भाई दोनों में से एक से क्या गलती हुई है कि उसने पब्लिक को इशू ही बाद में किया है, पर कर तो दिया, दूसरे ने पहले किया है। फिर उसके बाद बुल इन्वेस्टमेंट वाले में एक पंगा ये है कि साइन प्रॉपर नहीं है, तो वो तो डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा, तब तो इनवैलिड ही होना चाहिए उसका, अपना पंगा ये है। और इंटरमीडिएट इज द फुल अमाउंट पे कर दिया जो आपको बाद में पे करना था,
वहां जाकर के अपने कोई चीजें शो करनी पड़ जाएंगी, तो उस बेस पे आंसर इसका बनना चाहिए। ठीक है, तो अब आईसीएस को किस तरीके से लेता है, अदरवाइज तो दोनों का इनवैलिड है, पर प्रॉब्लम बस एक ही है कि इशू ऑलरेडी पब्लिक को हो चुका है। Whether the objection made by the board of director about defect in the offer document issued by कुबेर, ये ऑब्जेक्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, ऑब्जेक्शन इज वैलिड। और ऑब्जेक्शन इसलिए वैलिड है कि आपको उस पर्सन का नेम सेक्शन 28 कहता है कि डिस्क्लोज करना चाहिए था, वो नहीं किया, तो ऑब्जेक्शन इज वैलिड, ये अपने आंसर में जाने वाला है। चलिए जी, नेक्स्ट है बच्चे लोगों, जंबो रोड लाइन्स लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंटरस्टेट गुड ट्रांसपोर्ट। द कंपनी ओन अ फ्लीट ऑफ मोर देन 10 हैवी ड्यूटी ट्रक विच हैव कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू 100 टन। ये भाई ये ऐसे ही टाइम पास दिया है, पर अब एग्जाम में तो आप जानते हो पूरा पढ़ना पड़ता है। ड्राइवर लोडेड द हैवी ट्रक इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन इट्स वे टू पुणे। ड्राइवर फर्दर लोडेड 100 टन्स एंड अदर गुड्स फ्रॉम अ लोकल ट्रेडर हु लॉरेड देम सम एक्स्ट्रा पेमेंट। ड्राइवर ऑन इज वे ओवरलोड, ये वो डैमेज किया उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को। असली क्वेश्चन बच्चों यहाँ है एक्चुअल में, लोकल ट्रैफिक पुलिस ने उनके ऊपर केस लगाया ओवरलोडिंग का अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। एक और ठीक है, और फर्दर हाईवे अथॉरिटीज ने उसके अगेंस्ट में केस लगाया प्रिवेंशन एंड डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये 2 केस लगे। सेक्शन 26 जनरल कॉजेज एक्ट दिख ही रहा है। कंपनी का आर्ग्यू यह है कि डबल जियोपार्डी नहीं लगेगा भाई उनके अगेंस्ट में, एक ही जैसा ऑफेंस अगर किया है जो 2 एक्ट में कवर है तो सजा 1 में ही मिलनी चाहिए, 2 में नहीं मिलनी चाहिए। पर यहां प्रॉब्लम है बच्चे लोगों, अलग अलग एक्ट है, सेम ऑफेंस नहीं है। एक ऑफेंस आपके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट में ओवरलोडिंग का लगा है, ठीक है, और दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने का लगा है भाई, जो आप चला रहे थे और आपने पब्लिक प्रॉपर्टी आयरन जो भी रोड साइड के अंदर जो ग्रिल्स लगी हुई होती है उनको आपने नुकसान पहुंचाया, उसका केस है। तो 2 डिफरेंट केस हैं, तो डिफरेंट केस है तो आप सोचो कि इसको जियोपार्डी करके एक ही के अंदर सजा दी जाए, नॉट पॉसिबल होगा। तो इसीलिए ये लगने वाला नहीं है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो काम नहीं करेगा और दोनों में सजा मिलने वाली है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। और वाला देखते हैं, फैबुलस फैब्रिक्स लिमिटेड एंड मशीनरीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी बच्चे लोगों को इनकॉर्पोरेट हुई है 2023 में with the object to manufacture and engage the construction of iron ore based infrastructure for various industries वगैरह वगैरह वगैरह। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200.30 करोड़ का है, जो 865 मेंबर है बच्चों जिनको वोटिंग का राइट है। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज ड्यू टू बी होल्ड ऑन 12/12। थोड़ा सा अजीब लगता है कि 2023 में ही कंपनी बनी है, तो इनकॉर्पोरेशन वाले ईयर में वैसे भी मीटिंग करने की जरूरत होती नहीं है, और आपका फाइनेंशियल ईयर तो वैसे भी अगले साल में जाकर के खत्म होगा भाई, तो जब नेक्स्ट ईयर खत्म होगा तो उस साल कैसे मीटिंग को कर रहे हो, लॉजिक वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब होता है। पर ठीक है, अब क्वेश्चन बनाया है तो बनाया, बाकी लॉजिक वाइज देखो ना, 23 में कंपनी बन रही है, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हुआ, जैन से दिसंबर चला रहे हो क्या भाई, वो चला भी रहे हो तो 12 को ही मीटिंग कर लोगे, मतलब 31/12 को तो साल खत्म होता है आपका, मार्च में कैसे खत्म करोगे अगर इनकॉर्पोरेट 2023 में हुई है। 1 जनवरी उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका फाइनेंशियल अगले साल खत्म होता है, अगले साल खत्म होगा तो ये जिम भी अगले साल होगी, बट कुछ भी हो सकता है, ऐसी है, पेपर बना रहा है तो कुछ भी कर सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन रायपुर छत्तीसगढ़। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, ई वोटिंग का फैसिलिटी बच्चों दे रहे हैं और दे सकते हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो ई वोटिंग होना चाहिए, आप लोग जानते हो। In addition to other mode, despite of the disagreement shown by रिद्धि one of the director, जो ये कह रही है कि इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। रिद्धि गलत बोल रही हो तुम, रिद्धि तुम्हारे पास नहीं है लॉ की सिद्धि। क्यों नहीं है? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है बच्चों और उसमें ई वोटिंग जरूरी होता है, क्योंकि पता है। ठीक है भाई। One day of the meeting, Mr. Mohan, one of the member who had opted for e-voting, could not exercise his option, hence was physically present at the meeting। बच्चों बहुत तगड़ा पॉइंट दिया है इन्होंने, कमाल किया है। Chairman of the meeting did not allow him physically cast his vote on the pretext that he has opted e-voting and how he cannot change his option and thus vote through e-voting despite of being present। Further, a matter regarding appointment of Mr. Keshav, a small shareholder, एक मैटर आ रहा है जहां मिस्टर केशव को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ शेयर होल्डर, वॉज ऑल्सो बी डिस्कस इन द मीटिंग, टू विच लीगल टीम कहती है कि ये तो होना चाहिए अंडरटेकन बाय द पोस्टल बैलेट 110 के अंदर एंड नॉट अदरवाइज। अब क्या पूछा है बच्चों, सबसे पहले रिद्धि का कंटेंशन जो है कि भैया ई वोटिंग ऑप्शनल होता है। अब ये जो कंपनी है, चूंकि बच्चों एक लिस्टेड कंपनी है और हमको रिक्वायरमेंट पता है लिस्टेड कंपनी में ई वोटिंग का फैसिलिटी देना कंपलसरी हो जाएगा, तो ये उसका आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। अब चेयरमैन वाले में बड़ा पंगा है बच्चों, हमने क्लियर पढ़ा हुआ है कि अगर किसी मेंबर ने ई वोटिंग से वोट कर दिया है
तो फिर फिजिकली वो मीटिंग में आ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है ना, अपने को पता है। तो उस हिसाब से तो चेयरमैन सही बोल रहा है, लेकिन एक पंगा हुआ है बच्चों यहाँ पे लैंग्वेज में। ये कह रहे हैं मेंबर हु हैड ऑप्टेड फॉर ई वोटिंग कुड नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। बच्चे लोगों को सुनना, उसने ई वोटिंग ऑप्ट किया तो था लेकिन वोट नहीं कर पाया है, यानी कि हमारा रूल है कि जिसने वोट एग्जीक्यूट कर दिया है, एग्जीक्यूटेड है जिसका वोट, जो वोट दे चुका है, वो फिजिकल वोट नहीं कर सकता बच्चों। यहां उसने वोट तो दिए नहीं, उसने ऑप्शन यूज जरूर किया था कि मैं ई वोटिंग से वोट करूंगा, लेकिन उसने वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वोट नहीं दिया है। ऐसे में वो फिजिकली आकर के वोट कर सकता है, चेयरमैन को मना करने का राइट अब नहीं है। एक अपना मेन पर्पस क्या है, एक बार वोट आना चाहिए आपका, दोनों में से किसी से भी आए, एक बार जो पहले हो गया वो काम खत्म है। जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई नहीं है तो यहां पे कैन द चेयरमैन स्टॉप मिस्टर मोहन टू फिजिकली वोट एट द मीटिंग? आंसर इज नो भाई, नहीं कर सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। नो में हमारा आंसर जाने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। Is the suggestion of the legal team regarding appointment of Mr. Keshav by voting through postal ballot valid? बच्चों अब जो सजेशन आया लीगल टीम का कि भाई वोटिंग बात तो सही है, पोस्टल बैलेट से होना चाहिए होता है अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रही है तो फिर पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। सेक्शन में क्लियर बोला हुआ है कि अगर आप 108 में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहे हो तो फिर, क्योंकि पर्पज ही है कि ज्यादा से ज्यादा घर से भी वोट कर सको, तो अलाउड रहेगा। तो यहां पे सजेशन जो है लीगल टीम का इज नॉट करेक्ट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, ठीक है। चलिए जी, Apricot Limited is a public company, has been performing well financially, accumulated है substantial amount of cash reserve, company management, buyback of the shares। क्या बात है बच्चों, बायबैक करना चाह रहे हैं सेक्शन 68। भाई साहब बहुत सारी चीजें दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल बच्चों, रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट मार्केट प्राइस, टोटल नंबर ऑफ शेयर, सब कुछ दे रखा है। कंपनी चाहती है 10% का बायबैक करना, बिल्कुल 1 करोड़ का 10%, यानी कि 10 लाख शेयर आप बायबैक करना चाह रहे हो। बच्चों सुनना, सीधा ही बता देता हूं एक बार, तो 500 रुपए का एक शेयर है तो 50 करोड़ चाहिएगा। अब 50 करोड़ चाहिएगा तो भाई अवेलेबल कितना है बच्चों, कैपिटल प्लस रिजर्व का 25% अवेलेबल होता है हमारे लिए, आपको पता है अच्छी तरह से। तो उसके हिसाब से तो अगर किया जाए तो बच्चों 150 करोड़ का 25% करें तो हमारे पास 37.5 करोड़ ही अवेलेबल है, और आपको 50 करोड़ की जरूरत है तो परमिशन नहीं है भैया, नहीं कर सकता। आप लोग जानते हो भाई अपन 25% तक मैक्सिमम शेयर बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एसआर पास करना है, 10% तक कर रहे हो आप अगर, तो एसआर की जरूरत नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन से हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन हमको चाहिए होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फंड्स कितने अवेलेबल होंगे ये भी आप जानते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व का 25%, तो कैपिटल और रिजर्व का 25% किया तो 37.5 करोड़ ही आ रहा है, जबकि आपको शेयर्स के लिए 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो इस रेट पे तो बायबैक होने वाला नहीं है, ठीक है, सिंपल हो गया। कंपनी के आर्टिकल ऑथोराइज करते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया है बच्चों, 10% के लिए ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, एंड बोर्ड ऑथोराइज कर रहा है बायबैक को, और फ्री रिजर्व यूज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप यूज करिए, मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट है, उतना ही यूज कर पाओगे, सारा तो यूज कर नहीं सकते हो ऐसा। तो वेदर द कंपनी कैन बायबैक 10% ऑफ शेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यस 10% तक बायबैक कर सकते हो, मना नहीं है बराबर से। लेकिन साथ में पूछा गिवन सरकमचांसेस, तो सरकमचांसेस में आपको जो फंड्स अवेलेबल रहेंगे वो 37.5 करोड़ ही रहेंगे, तो अब आप देख लें उतना अमाउंट पे आप बायबैक कर सकते हैं बराबर से, अदरवाइज परमिसिबल नहीं है, अपने को पता ही है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट अलाउड टू बी यूज, पहले ही बता चुके हैं 37.5 ही अलाउड है, ठीक है। बस इसमें करना ही था बच्चों, 10% करना पड़ेगा, और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हो, लेकिन लिमिट जो है वो अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो ये पूरा अपने को क्वेश्चन के अंदर समझाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें डायरेक्टली पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे ये आपका वो भी कर ले, क्या कहते हैं, 10% बायबैक करने के बाद आपका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो बच्चों वो भी चेक करके देख लेना 2:1 का, ठीक है, कि भाई कैपिटल आपकी जैसे 50 करोड़ की है, मतलब बायबैक के बाद में डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो इक्विटी बच्चे लोगों वैसे तो 150 करोड़ की है, 150 करोड़ में से अगर 37.5 करोड़ घटा भी दिए जाएं, ठीक है, तो कितना कैपिटल बचता है, और उसके अगेंस्ट में लोन तो 50 करोड़ की है, तो मेरे ख्याल से 50 डेप्ट अपॉन इक्विटी 112.5 बचेगा ना, कितना बचेगा एक बार आप करके देख लेना इसको, डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो डेप्ट तो ये हो ही गया 30 और 20 का, ये टोटल 50, और अपन आफ्टर सिचुएशन देखते हैं ना, अगर 37.5 करोड़ का बायबैक कर भी लें तो पीछे इतना बचेगा, ठीक है, तो 2:1 होना चाहिए, ये तो आई थिंक मतलब अपन कहते हैं डेप्ट डबल तक हो सकता है, ये तो डबल क्या, हाँ आधा है करीब, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं आई थिंक ज्यादा।
एक्सीड चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, तो उल्टा कैपिटल ज्यादा है, जबकि हम कहते हैं डेप्ट डबल तक हो तो भी चलेगा, उससे ऊपर जाना है तो सीजी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो अब इसमें कहीं डायरेक्टली बोला नहीं है, बट आई थिंक अब दोनों तरह की चीजें हैं। आईसीए ने कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जिसमें ऑलरेडी उन्होंने लोन वगैरह दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने डेप्ट इक्विटी को कोई यूज ही नहीं किया है। अब यहां पे हो सकता है कि डेप्ट इक्विटी को वो यूज कर ले, मे बी, तो हो सकता है इस पॉइंट को भी साथ में लगाना पड़े। ये कितना आ रहा है, एक मिनट चेक करें। हाँ 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 हाँ, 112.5 आ रहा है। हाँ, ये तो डिवाइड करेंगे तो अच्छा, तो डिवाइड करना ना, अभी 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज थोड़ी निकाल लें। 0.44 समथिंग आता है ये, ठीक है। तो ये एक आई थिंक इसमें लिख सकते हैं अपन, साथ में ये भी लगा सकते हैं। चलिए जी, फिर बच्चे लोगों को डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर का नॉन एब्सोल्यूट और विदाउट प्रीजुडाइस वाला पॉइंट। नॉन एब्सोल्यूट मतलब हमारा वही नॉट विद स्टैंडिंग वाला, और विदाउट प्रीजुडाइस वाला पड़ा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ पे आते हैं। शार्प सर्जिकल लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ नेशन वाइड चेन ऑफ डीलर एंड रिटेलर टू फैसिलिटेट द ट्रेड। इट वॉज इनकॉर्पोरेट 2020 में हुई है। पेड अप शेयर कैपिटल आपको दे रखी है, फ्री रिजर्व आपको दे रखे हैं, और टर्म लोन 56 करोड़ के, ये सब अपने को दे रखे हैं। लेमवेल एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड कंडक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ 24-25 की ऑडिट करने वाले अफोरसेट कंपनी की। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लेमवेल, सीनियर पार्टनर ऑफ द ऑडिटिंग फर्म शेयर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विद मिस्टर शार्प, ओके, वन ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर, ओके ओके ओके। दो चीजें उन्होंने बोली। अच्छा, आउट ऑफ द अबव टर्म लोन 3.15 करोड़ वर सस्पेक्टेड टू बी यूज फॉर पर्पस ऑफ अदर देन बिजनेस फ्रॉड। बच्चे लोगों, सेक्शन 143(12) ऑडिटर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हो, अगर 1 करोड़ और मोर का फ्रॉड है तो हमको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना होता है। ऑडिट कमेटी को बताएंगे, उनसे जवाब आएगा, उसके बाद सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग जाएगी। रीत, वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इन्होंने 0.15 करोड़ का किया है। 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, अपने को पता है, तो ये अपने को अगर ऑडिट कमेटी है तो उसको अपन बताएंगे, नहीं तो कंपनी को बताएंगे। ऑडिट कमेटी है क्या इसमें? हाँ, होगी होगी, लिस्टेड कंपनी है बच्चों, है ना, स्टार्टिंग में दे दिया। तो यस, ये वाला जो है ये तो ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करना रहेगा। तो लेमवेल हैविंग रीजन टू बिलीव दैट अबव फ्रॉड विद इन 2 days ऑफ डिटेक्शन इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी एंड आस्क इट फॉर रिप्लाई। ये वाला तो 2 दिन में करना ही चाहिए आपको बराबर से। बाकी वाला भी इन्फॉर्म करोगे और उनको जवाब के लिए आप लोग टाइम दोगे, अपने को पता है अच्छी तरह से, ठीक है ना। देन उसके बाद अपन आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो 143(12) का पूरा पॉइंट लिखना है बच्चों अपने को, है ना। रिप्लाई कैन बी इन्फॉर्म 3.15। फर्दर इट हैज एम्फेसिस द मेंशन इन केस ऑफ सस्पेक्टेड, जो उन्होंने 0.15 करोड़ किया टू द ऑडिट कमिटी। Mr. Sharp requested the auditor not to report any matter to the central government rather than it can mention both the above matter। ये कह रहे हैं हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखने वाले हैं दोनों मैटर, तो आप सीजी को नहीं बताओ ना, ना पहला वाला तो बताना पड़ेगा बच्चों बराबर से। भाई सस्पेक्टेड फ्रॉड का है एंड इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। द अबव रिक्वेस्ट इज बेस्ड पे, जी नहीं, रिक्वायरमेंट है बताना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला 3.1 करोड़ का है वो तो हमको बताना ही पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेकंड वाला चूंकि 1 करोड़ से कम का है, उसमें हम आपकी बात को मान लेंगे, सिर्फ ऑडिट कमेटी को अपन रिपोर्ट कर देंगे। तो अपन पूरा वो प्रोविजन लिखने वाले बच्चों, इंटीमेट करेंगे, उनका जवाब आएगा, फिर हम आगे इंटीमेशन दे देंगे, ठीक है। तो वो पूरा प्रोसीजर 143(12) वाला अपने को लिखना है। तो अल्टीमेटली फर्स्ट वाले में सीजी को बताना ही बताना है, सेकेंड वाले में सिर्फ ऑडिट कमेटी चलेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी, Harish Priyam and Priyesh are 3 advertising professionals specialized in the field of creating short advertisement film for various fast-moving consumer goods. They have been engaged in their business separately as sole proprietor, but have now decided to join hands and form a limited liability partnership (LLP). Thus, चार को e-form Runlip is filed thereby to reserve their name, okay, and HSP Associates, okay, which has been approved by the registrar along with e-form, और फाइल वाइल करना है। मीनवाइल इनकॉर्पोरेशन के बाद में इनकॉर्पोरेशन 10/4 को हो गया। Meanwhile, even after incorporation on 30/4, अच्छा इस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, LLP could not finalize LLP agreement, अभी फाइनलाइज नहीं किया। हरीश एंड प्रियम एग्री टू कंट्रीब्यूट 1.15 करोड़ कंट्रीब्यूशन बच्चों टू द LLP, जबकि प्रियेश कह रहा है डिजायर एंड इंटेंड इंसिस्टेड मोनिटाइज द फ्यूचर सर्विसेज ऑफ 1 year to the LLP as his capital contribution, which has been opposed by the other 2 partner beyond the law। भाई 2 जने कैश में ला रहे हैं और एक कह रहा है मेरी अगले साल की जो सर्विसेज है उसका पैसा आप एज ए कैपिटल रख लेना। However,
consensus was drawn between the above three and the common consensus LLP agreement was submitted. ओके ओके ओके, ठीक है, LLP एग्रीमेंट पे सबकी कंसेंट बन गई, 20/5 को बच्चों फाइल हो गया। अब देखो 30/4 को अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो एक महीने मतलब 30 दिन में अपने को सबमिट करना चाहिए। 30/5 तक आपने 20/5 को ही कर दिया है तो ये तो सही है। अब LLP has further planned to index region cooperative society as one of the partner, not possible। भाई बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे भी नहीं आती, कंपनीज एक्ट में भी नहीं आती, LLP में भी नहीं आती है बच्चों। तो वेदर रजिस्ट्रार वुड एक्सेप्ट द LLP एग्रीमेंट सो सबमिटेड आफ्टर 20 डेज। हाँ जी 30 डेज परमिसेबल है बच्चे लोगों को मैक्सिमम। तो जब 30 दिन परमिसेबल है तो ये तो 20 दिन ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस परमिसेबल है, ये तो मतलब परमिसेबल है, अलाउड है, सही है। ऑपोजिशन ऑफ डिजायर ऑफ प्रियेश ऑन मैटर फ्रॉम। अब बच्चों कैपिटल कंट्रीब्यूशन में क्लियर लिखा हुआ है, टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल फॉर्म में हो सकता है, इवन सर्विसेज फॉर्म में भी हो सकता है। सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज फॉर्म में भी लेकर के आ सकते हैं। तो इसीलिए बाकी जो अपोज कर रहे हैं वो गलत है, इस फॉर्म में वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बिल्कुल अलाउड रहेगा। बस LLP एग्रीमेंट परमिशन देना चाहिए, LLP एग्रीमेंट का परमिशन है तो बच्चों अलाउड रहेगा, ठीक है। वेदर सृजन कोऑपरेटिव सोसाइटी सवाल ही नहीं है बच्चों, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। पार्टनर सिर्फ कौन बन सकता है, आइदर कोई कंपनी बनेगी या LLP बनेगी बच्चों, अपने को बहुत अच्छी तरह से पता है। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आती है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, LLP आती है चाहे इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी बॉडी कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है, ये भी अपने को पता है, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे बच्चे लोगों को डायरेक्ट जो सेकेंडरी रूल्स हमारे 2 दे रखे हैं आप लोगों को बराबर, जिसमें कस्टम इज बेस्ट अपन मानते हैं, वो वाला जो अपना पूरा पॉइंट है वो अपने को छोटा सा पॉइंट दोनों साथ में ही दे रखे हैं आपको सेकेंडरी रूल्स के अंदर, ये अपने को लिख देने चाहिए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरप्रिटेशन का, ये अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th का ए है बच्चे लोगों, आर्ट सपोर्ट लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड हुई 2018 में, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस नासिक में है, महाराष्ट्र, एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज, फॉलोइंग ब्रेकअप इक्विटी एंड प्रेफरेंस। 1,20,000 के इक्विटी बच्चों, 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर है। ओके ओके ओके। मिस मार्था, वन ऑफ द एलाइट मेंबर फ्रॉम जयपुर, ये अपने नाम से इक्विटी शेयर हेल्ड कर रही है बच्चों, 6,50,000 के, ठीक है। और ऑल्सो हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनका 3 लाख रुपए का। कंसर्न अबाउट डिक्लेरेशन टू बी मेड एज मैंडेटेड बाय द SBO रूल्स। क्या बात है बच्चे लोगों, किसी और के नाम से शेयर होल्ड करके इन्होंने रखे हुए हैं इनडायरेक्टली, किसी और ने इनडायरेक्टली ले रखे हैं। शी कंसल्टेड मरीना, CMS मरीना, हर फ्रेंड द अबव इशू हु एडवाइज सिंस शी हैज SBO डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द कंपनी, तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब बच्चों देखें SBO रूल्स के हिसाब से अगर आपके पास में डायरेक्टली या अलोंग विद मतलब इनडायरेक्टली एंड अलोंग विद डायरेक्टली 10% की होल्डिंग हो तो डिक्लेरेशन देना है। तो इक्विटी शेयर 1,20,000 है और आपके पास 12,000 की होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट होल्डिंग अपने नाम से ले रखी है 6,50,000 है, यानी 6,500 बच्चों, और 3 लाख ले रखे हैं एज बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यानी कि 3,000 हो गए 3 लाख के, तो टोटल 9,500 ही हो रहे हैं, 10% से तो कम है। इसका मतलब SBO में आप कवर ही नहीं हो तो डिक्लेरेशन करना ही नहीं है। तो whether the advice given by Marina her friend on the advice issue in the line of SBO rule, नहीं, not required है बच्चों। 10% से अगर आप कम है तो जरूरत ही नहीं है। फिर ये कह रहा है SBO rules are applicable in every case, comment and mention the instance जहां पे SBO रूल नहीं लगते बच्चे लोगों। आपको एक लिस्ट दे रखी है इस टॉपिक के सबसे एंड में। अगर IPF ऑथोरिटीज ने ले रखा है तो नहीं जाएगा, होल्डिंग कंपनी शेयर होल्ड कर रही है और ऑलरेडी डिक्लेरेशन कर चुकी है तो नहीं करना है। उसके अलावा बच्चे लोगों गवर्नमेंट होल्ड जब करती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट पूल्स के थ्रू या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के थ्रू, अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह या RBI की परमिशन से अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो भी ये प्रोविजन नहीं लगेंगे। वो वाला जो लास्ट पूरा अपना पैरा है वो एज इट इज इसके आंसर में आ जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी का एक पार्ट इन्होंने और दिया है यहाँ पे। इस वाले पार्ट में बच्चे लोगों को क्वेश्चन बड़ा सा बनाया, डायरेक्ट नेफ्रा के प्रोविजन आपको दे रखे हैं। देखो क्लियर बोला हुआ है, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ नेफ्रा एंड व्हाट एक्शन कैन नेफ्रा टेक अगेंस्ट द ऑडिट फर्म, the agent company based on the findings, uploading the allegation raised by the group of minority shareholder। तो क्या क्या एक्शन हो सकता है बच्चे लोगों को अपने को पता है कि दीवार कर सकते हैं उसको, वो पूरा पॉइंट थ्योरी का है, सेक्शन 132, इसलिए ज्यादा डिस्कशन में नहीं आ रहा मैं। 132 का थ्योरी क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं इसको, तो ठीक है क्लियर। 132 इन्होंने यहाँ पे देके भी रखा है तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं है।
चलिए जी, मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर नेक्स्ट पे आता हूं। सुलग्ना सुकन्या एसोसिएट्स एलएलपी वाज फॉर्म 1 नवंबर को एलएलपी बनती है बच्चों, टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल रेंज ऑफ फैशनेबल एक्सेसरीज फॉर वुमेन। अब यहाँ पे ये जो क्या है, स्लोगना इज अ फैशन डिजाइनर अपॉइंटेड शिरीष, भाई साहब नाम गजब रखे हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेंटेन एंड फाइनलाइज द अकाउंट्स ऑन जनवरी टू दिसंबर। बच्चों एलएलपी बनाया है और जनवरी से दिसंबर मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट 2 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर और नवंबर दिसंबर 2 महीने के। और श्रेष्ठ डिफर्ड फ्रॉम द व्यू एंड एडवाइस फ्रॉम अप्रैल टू मार्च उनको रखना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, एंड उनको वो अर्ज करता है अपॉन सच अमाउंट फाइनलाइजेशन फ्रॉम नवंबर 24 से मार्च 25। ये समझ में आता है। Meanwhile, Dilip, a Karta of HUF in which Sukanya is also member, has approached LLP and offered to admit it as a partner. Okay. तो क्या पूछा बच्चों, सबसे पहले एडवाइस करो स्लोगना को फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑन जनवरी, नहीं पॉसिबल है भाई। अगर कोई भी 30 सितंबर के बाद में बच्चों कोई भी एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है 30 सितंबर के बाद में हो रही है, आप देखो तो उसका फाइनेंशियल ईयर जाएगा या तो 31 मार्च 25 अगले साल या उसके अगले साल, दोनों ऑप्शन आपके पास है, अपने सेक्शन पड़ा हुआ है, या तो 31 मार्च 25 या 31 मार्च 26 जाएगा। वो कह रहा है बेचारा कि 24 से मार्च 25 तक करो, तो यस, तो इसीलिए ये जनवरी दिसंबर वाला तो परमिसिबल ही नहीं है, नॉट अलाउड है। वेदर द ऑफर गिवन टू दिलीप टू इंडेक्ट द एचयूएफ एज ए पार्टनर, नॉट पॉसिबल भैया, एचयूएफ नहीं आ सकता है, वो खुद एज करता आ सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन है, तो इंडिविजुअल एज पार्टनर अलाउड है। अदरवाइज एचयूएफ इस सेक्शन में हमारा बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता, तो नहीं हो सकता है। What would your answer instead of Dilip, a charitable trust has approach? सवाल ही नहीं होता है बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हमारा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, इसीलिए चैरिटेबल ट्रस्ट भी पार्टनर नहीं बन सकता है, कहानी खत्म हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों को। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू मेकिंग रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन वाला पॉइंट सेक्शन नंबर 23 लगेगा, जनरल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट है। मैंने आपको क्लास के अंदर भी वो आईसी वाला एग्जांपल दिया था कि आईसी का नया एक्ट आया, उससे पहले उन्होंने पब्लिकेशंस किए, फिर आपके सजेशंस मंगवाए, ऑब्जेक्शंस मंगवाए, फिर मॉडिफिकेशन डाल के फिर अप्लाई किया, वो वाला पूरा पॉइंट है। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए, नंबर 6 भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ डिपॉजिट का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, रूल 2 के ऊपर आ ही जाता है कई बार, ठीक है। तो आपने को डिपॉजिट का क्वेश्चन बच्चों लोगों ने 2 चीज की वैलिडिटी बतानी है। एसके टेक्सटाइल लिमिटेड वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट 1 करोड़ फ्रॉम इट्स मेंबर टेन्योर व्हिच इज लेस देन 6 मंथ्स, कर सकते हो। वैसे तो आप लोग जानते हो मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 36 महीना होता है, लेकिन 6 महीने से कम का करना है तो 3 मंथ्स तक अलाउड है बच्चों, 3 महीने से कम नहीं, मिनिमम 3 महीना, बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सीधा ही लिखना है। ये अपने को नहीं पता कैपिटल रिजर्व कितना है, तो 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन पेड अप कैपिटल और रिजर्व के 10% से अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप लेस देन 6 मंथ एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन 3 महीने तक ही, उससे कम तो परमिसिबल ही नहीं है, ठीक है, सिंपल है ना बच्चों। As one of the director of ATC Technology Limited startup company requested के close friend to lend 50 लाख सिंगल ट्रांजैक्शन, क्या बात है बच्चों, रूल 2 का क्वेश्चन आ गया। अब उसमें कंडीशन कहती है कंपनी स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए, है एक जना पैसे देना चाहिए, हाँ जी एक जना ही दे रहा है, 50 लाख दे रहा है सिंगल ट्रांजैक्शन में, उसमें लिखा हुआ है 25 लाख है उससे ज्यादा देना चाहिए, ये देखो 25 लाख और मोर, याद हो 50 लाख दे रहा है, सिंगल ट्रांजैक्शन में भी दे रहा है, कन्वर्टेबल नोट की कंडीशन भी पूरी हो रही है, और रीपेबल मैक्सिमम 10 साल में होना चाहिए, ये तो 6 साल में हो रहा है बच्चों, सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, और इसका मतलब हो गया एग्जम्प्टेड है, बिल्कुल एग्जम्प्टेड है बच्चे लोगों। हालांकि नॉट अ डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट मानने की जरूरत नहीं है, इस पर डिपॉजिट के रूल नहीं लगेंगे क्योंकि सारी कंडीशंस हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है। बराबर से सही है, बराबर क्लियर हो गया है, तो आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो बाकी के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, बाकी सारे क्वेश्चंस के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो भाई एसडीएफ लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है बच्चे लोगों, और स्टार्टेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आपको दे रखा है, कैपिटल टर्नओवर ये सब, और आप अच्छा इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है क्या बच्चों, इंटरनल ऑडिटर का रिक्वायरमेंट बहुत सीधा है, 24-25 के दे रखे हैं, 25-26 में अपने को चाहिएगा, समझिएगा। सीन ये रहता है, क्लास में मैंने आपको बताया था कंपनी पब्लिक है ना, यस, तो मैंने आपको कहा था कि रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है ना वो बहुत सिंपल सी है, पब्लिक प्राइवेट दोनों कंपनीज के अपने पड़ी हुई है। रिक्वायरमेंट है डिपॉजिट में 25 करोड़, कैपिटल 50 करोड़, बोरिंग 100 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़। अब इसमें एक बात है, डिपॉजिट और बोरिंग्स में लिखा हुआ है ड्यूरिंग एनी टाइम इन द लास्ट ईयर, मतलब एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है, उसमें खाली बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है।
तो इक्विटी 48 करोड़ है बच्चों, हमको 50 चाहिए, क्रॉस लगा दिया मैंने। टर्नओवर 200 चाहिए, 195 है, क्रॉस लगा दिया। डिपॉजिट 25 चाहिए, यहाँ तो 20 ही है, क्रॉस लगा दिया। लेकिन लोन आउटस्टैंडिंग जो बच्चों वो है 100.59 करोड़। भी आप अंगाए, ये जो लोन दे रखा है इन्होंने आउटस्टैंडिंग, वो है इनका 30/9 को, यानी ड्यूरिंग द ईयर कभी था। लोन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम आईबीएल बैंक प्राइवेट लिमिटेड जो था वो इनका 1/2/2025 को जो था वो 96.50 का था, बराबर से। और लास्ट अगर फाइनल 31/3/2025 को देखें, एंडिंग डेट पे पार्शियल पेमेंट करने के बाद, तो 75.10 करोड़ का रह गया। नेटवर्थ से कोई मतलब नहीं फिलहाल। लेकिन बढ़िया चीज ये ध्यान रखना है बच्चों, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप 100 करोड़ से ऊपर निकल गए तो आपको ये इंटरनल ऑडिटेड चाहिएगा। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम 30/9, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसी साल में आ रहा है अपना, और आप बाहर निकल गए थे 100 करोड़ से ऊपर निकल गए, तो इसका मतलब है कि यस, अपने को इंटरनल ऑडिटेड तो चाहिएगा। ठीक है। अब आंसर में क्या होगा, अगर जी हु इज अ प्रोफेशनल बट नीदर सीए नॉर एम्प्लॉय इन द कंसर्न अपॉइंटेड। यस, इंटरनल ऑडिटर तो आप किसी को भी कर सकते हो, प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना। चाहे कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे नहीं हो, चाहे सीए हो, चाहे नहीं हो, कोई भी प्रोफेशनल जिसको बोर्ड प्रोफेशनल कह रहा है उसको अपन अपॉइंट कर सकते हैं। तो यस, परमिसिबल रहेगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, क्या बोलते हो, सीधा सा आ गया। आखिरी क्वेश्चन एनुमरेट करना है, द सर्कमस्टांसेस एंड द फॉर्म ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन द फेमा इन विच अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया इज प्रोहिबिटेड। अब कई लोगों ने शायद, मुझे लगता है क्या होगा पता नहीं, प्रोहिबिटेड वर्ड पढ़ते ही आई थिंक सबको शेड्यूल 1 याद आ सकता है। लॉटरी ट्रांजेक्शन्स हमारे प्रोहिबिटेड हैं, बराबर। जो स्विप स्टिक्स है, मैगजीन है, जो प्रोहिबिटेड है, विनिंग्स अमाउंट है, हॉर्स रेस वगैरह है, वो सारे पॉइंट की एक लिस्ट हो सकता है बना करके आपने लिख दी हो। ठीक है, प्रोहिबिटेड वर्ड पढ़ा। पर यहां क्वेश्चन में बोला है विच अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया is absolutely prohibited for making any investment in India। तो इसका आंसर तो फेमा का सबसे हमारा आखिरी पॉइंट, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे लास्ट में दे रखा है, जहां आप चिटफंड में नहीं लगा सकते, निधि कंपनीज में नहीं लगा सकते, एग्रीकल्चर प्लांटेशन में नहीं लगा सकते, रियल एस्टेट जिसके कई सारे एक्सेप्शंस भी थे उसमें नहीं लगा सकते, आप टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में नहीं लगा सकते, वो आंसर इसका जाना चाहिए होता है, बराबर। तो प्रोहिबिटेड वर्ड के हिसाब से हो सकता है कई लोग को कंफ्यूजन हुआ और वो सेक्शन 5 के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का शेड्यूल 1 पूरा लिख करके आ गया हो। लेकिन पूरी लाइन तो यहाँ पे जो कह रही है, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बोला हुआ है, तो वो पॉइंट सी वाले लगने चाहिए, बराबर से। तो ये अपना पॉइंट बच्चे लोगों यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, तो बहुत फटाफट में ये पूरा पेपर हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन में हो सकता है, जैसा मैंने आपको कहा था कि आईसी अल्टरनेट आंसर किस तरीके से लेके चलता है, 2 जगह पे मुझे लगता है। एक तो जो मैंने आपको कहा अल्टरनेट आंसर के अंदर जो अपना था LIC वर्सेस एस्कॉट वाला, और एक मुझे लगता है प्रोस्पेक्टस वाले में वो किसको वैलिड नॉट वैलिड मान रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर इश्यू हो चुके हैं। ठीक है, जो 6 महीने वाला टाइमिंग अपना था उसमें अब वो भाई कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही है, प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो नॉट वैलिड होना चाहिए, पर शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं तो उसकी वैलिडिटी पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। उसको लेकर के देखें कि ऐसे क्या आंसर बनाता है या 2 आंसर अल्टरनेट देता है, वो तो आगे ही पता लगेगा, बराबर से। चलिए जी, तो ये सारा पेपर था। ठीक है बच्चे लोगों, तो होप सो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बस जमता है तो लाइक करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस चैनल पर लगातार आने वाली हैं, और साथ में हमारी पेड क्लासेस को भी आप आगे बता देंगे। आज जिन लोगों का एक ही ग्रुप था, सेकंड ग्रुप अभी देने वाले हैं, ठीक है, तो आप जरूर हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक काम करिए, विजिट करिए www.adda247.com पर, कॉल कर सकते हैं 9754455663 पर। चलिए जी, ओके बच्चे लोगों, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।